बच्चों जय श्री कृष्णा। हाँ। इसके पहले की क्लास में अपन ने कृषि विज्ञान में उर्वरता के बारे में बात की थी, फर्टिलिटी के बारे में। आज अपन मृदा उत्पादकता के बारे में बात करेंगे। मृदा उत्पादकता यानी सोयल प्रोडक्टिविटी। ये हमारा टॉपिक है आज का, मृदा उत्पादकता, सोयल प्रोडक्टिविटी। अपन ने मृदा उर्वरता की इसके पहले की वीडियो में बात की थी। मृदा की वह क्षमता जिसमें वह किसी फसल को या पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करती है, उस मृदा को अपन ने या मृदा की उस गुण को अपन ने उर्वरता कहा था। आज अपन बात करते हैं मृदा उत्पादकता किसे कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशंस करते हैं, क्या परिभाषा होना चाहिए इसकी, उत्पादकता किसे कहेंगे और इसको किस में मापेंगे। तो ये बताऊं आपको कि फसल उत्पादन की, आप चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं, फसल उत्पादन की अनुकूलतम परिस्थितियों में, फसल उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी मृदा द्वारा फसल उपज पैदा करने की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। ये बात हुई अपनी फसल उत्पादन की अनुकूलतम परिस्थितियों में किसी मृदा द्वारा फसल पैदा करने की क्षमता को, या मतलब फसल उपज पैदा करने की क्षमता को मृदा की उत्पादकता कहते हैं। अब उत्पादकता को कैसे मापा जाता है, उत्पादकता को कैसे मापें। तो उत्पादकता का मापने का तरीका होता है, या तो रुपए में मापते हैं या फिर प्रति हेक्टर उपज के रूप में, कि एक हेक्टर में कितना उत्पादन हुआ, कितनी फसल निकली, इसके रूप में अपन इसको मापते हैं। अब बात करें अपना आगे कि ये जो उत्पादकता है और उर्वरता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, उर्वरता को जो मापते हैं वो भूमि में पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर मापते हैं, जबकि उत्पादकता का पोषक तत्वों से कोई मतलब नहीं है। उत्पादकता का जो मतलब है वो है कि उस भूमि में, उस खेत में कितनी उपज निकली, प्रति हेक्टर कितना खाद्यान्न पैदा हुआ, या कितने रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है उत्पादन हुआ, इसके रूप में इसका आकलन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि उत्पादकता को ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते होंगे, उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते होंगे। तो उन कारकों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन कि उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर है, तुलनात्मक अंतर भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, यानी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला कारक निकल आता है मृदा की उर्वरता। मृदा की उर्वरता, देखिए, अगर कोई मृदा उर्वरक ही नहीं होगी, अर्थात उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो फसल हम बोएंगे वो अधिक उपज नहीं देगी, और जब अधिक उपज नहीं देगी, प्रति हेक्टर उसका उत्पादन कम होगा, तो निश्चित रूप से जो है वो उत्पादकता की मृदा नहीं कहलाएगी। तो मृदा की उर्वरता उत्पादकता को प्रभावित करती है। हमेशा उर्वरक मृदा ही उत्पादक हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। कितनी बार क्या होता है कि मृदा तो उर्वरक होती है, लेकिन कितनी अन्य परिस्थितियों से, रोग हैं, कीट हैं, कोई पर्यावरणीय कारक हैं, उसके कारण से जो है
फसल का उत्पादन कम हो जाता है, जबकि मृदा उर्वरक होती है। फिर भी अपन मानते हैं कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो मृदा की उर्वरता है। ये बात फैक्टिव है कि मृदा की उर्वरता उत्पादकता को प्रभावित करती है। सेकंड बात करते हैं अपन इसके अंदर ही कि मृदा की भौतिक दशा। दूसरी बात आती है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा, देखिए भौतिक दशा में क्या आता है कि मृदा के अंदर कणों का आकार क्या है, मृदा की जल धारण क्षमता कैसी है, मृदा में वायु संचार कैसा है, ये सब चीजें आती है मृदा की भौतिक दशा में। तो जिस मृदा का जो कणाकार है वो अच्छा हो, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो, उसमें अच्छा वायुतन हो, तो निश्चित रूप से वो मृदा उत्पादक होगी। तीसरी बात करते हैं अपन, मृदा की उर्वरता हो गया, मृदा की भौतिक दशा हो गया। अब तीसरी बात करें अपन इसी के अंतर्गत तो उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग, देखो उत्पाद की मांग की जो बात होती है वो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यदि समान रूप से उत्पादन होता है, लेकिन यदि उत्पादित होने वाले उत्पाद की मात्रा मांग मार्केट में ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में पैदा हुई है उपज हमारे पास, लेकिन अगर मार्केट में उस उत्पाद की मांग ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपको प्रति हेक्टेयर रुपया ज्यादा मिलेगा। तो निश्चित रूप से उत्पाद की जो मांग मार्केट में होती है, डिमांड होती है उसकी, वो भी उसकी उत्पादकता को प्रभावित करती है। इसके बाद मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति, मृदा की स्थिति के लिए कहेंगे कि यदि मृदा शहर के आसपास हो, जो हमारी मृदा जहां पर हम कृषि करते हैं, अगर वह शहरी क्षेत्र के निकट है, तो निश्चित मान के चलो आपको वहां से आपके उत्पाद को शहर तक ले जाने में, अपने उत्पाद को बेचने में बहुत समय का भी, श्रम का भी और धन की, दोनों की बचत होगी। दोनों की जब बचत होगी तो आपका जो है प्रॉफिट, जो लाभ है वो बढ़ जाएगा। तो चार बातें तो यहां पर हो जाती है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं अन्य कारक भी। अन्य कारक भी होते हैं जो कि उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि कीट हैं, रोग हैं, पर्यावरणीय कोई दोष है, जैसे कि आंधी है, तूफान है, बाढ़ का आना है, कीट है, रोगों का लगना है, इस प्रकार के अतिचारण है, जानवरों का नुकसान है, ये सब कारक मिलकर के आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। तो वापस दोबारा देख सकते हैं अपन कि उत्पादकता क्या है कि फसल उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी भूमि या किसी मृदा द्वारा फसल पैदा करने की जो क्षमता है उसे हमको मृदा की उत्पादकता कहेंगे। और मृदा की उत्पादकता निम्न फैक्टर्स के ऊपर प्रभावित होती है: मृदा की उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा, उत्पाद की मांग, मृदा की स्थिति और अन्य कारक। ये कुछ मिलकर के मृदा की उत्पादकता को प्रभावित कर देते हैं। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं, इसके पहले वाले जो लेसन में अपन ने देखा था कि वहां पर अपन ने उर्वरता को साथ लिया था, तो मैं उर्वरता और उत्पादकता को दोनों को मिक्स करके बताता हूं आपको। उर्वरता दोनों में डिफरेंस करते हैं अपन, और उत्पादकता। पहली बात करूं मैं तो उर्वरता को आप प्रायोगिक यानी प्रयोगशाला में क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो। प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं अपन इसकी। क्यों कर सकते हैं? हम क्या देख लेंगे, प्रयोगशाला में मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा देख लेंगे। अगर पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त है, संतुलित अनुपात में है, तो ऐसी स्थिति में मृदा उर्वरता है। और उत्पादकता के अंदर कैसे करेंगे अपन? उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच नहीं हुई, इसको कैसे करेंगे? प्रति हेक्टर उपज के आधार पर, प्रति हेक्टर उपज के आधार पर हम उत्पादकता की जांच करेंगे। दूसरी बात कर सकते हैं अपन इसके अंदर कि मृदा उत्पादक भी हो सकती है और नहीं भी। हमने कहा था कि मृदा उत्पादक यानी उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। तो देखो, उर्वर मृदा, उर्वरक मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे? कि मृदा तो उर्वरक है, लेकिन पर्यावरणीय कारणों के कारण, अन्य किसी कारकों के कारण अगर फसल का उत्पादन ठीक से नहीं होता है तो मृदा उत्पादक नहीं होगी, जबकि उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होगी। तीसरी बात करता हूं मैं आपको इसके साथ में कि इसका निर्धारण कैसे करें। उर्वरक मृदा का निर्धारण कर सकते हैं अपन, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर उर्वरता को हम
मृदा की उर्वरता को हम निर्धारित कर सकते हैं पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर। जबकि उत्पादकता का जब निर्धारण आता है तो अपन को देखना पड़ता है कि परिवहन का व्यय क्या है, उस कृषि कार्य में कितना खर्च कर दिया है अपन ने, इसके अलावा और अन्य परिवहन है, उपज की मांग क्या है बाजार में, इन सब चीजों को देखते हुए उत्पादकता का निर्धारण करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे सीखे पे मृदा क्षरण। मृदा क्षरण किससे कहेंगे, यानी कि मृदा का अपर्दन क्या होता है और अपर्दन किन किन कारणों से होता है। तो हम बात करते हैं मृदा क्षरण के बारे में, जिसको कि आप मृदा अपर्दन भी कह सकते हो। मृदा क्षरण किससे कहेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन समझें इसकी कि भौतिक रूप से मृदा कणों का अपने स्थान से हटना। भौतिक रूप से मृदा कणों का अपने स्थान से हटना ही क्या कहलाएगा, मृदा क्षरण। भौतिक रूप से मृदा कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाएगा, मृदा क्षरण कहलाता है। अब बात करें, जब मृदा क्षरण की बात हो रही है तो हम मृदा संरक्षण को भी देखते हैं। मृदा संरक्षण किससे कहेंगे, तो उसके लिए कहेंगे कि मृदा की विभिन्न क्षरण शक्तियों, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, कोई सी भी क्षरण शक्ति हो, कोई सी भी अपर्दन करती हो मृदा की, तो मृदा की विभिन्न क्षरण शक्तियों से मृदा के बहने व कटने को बचाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो सब क्या कहलाई, मृदा क्षरण। देखो इसकी बात सुन लो, मृदा क्षरण क्या होता है कि विभिन्न ऐसी शक्तियां, मृदा की विभिन्न शक्तियां या क्षरण शक्तियां, जैसे वायु है, जल है, ये मृदा की क्षरण शक्तियां हैं जिनसे मृदा कट कट करके बहती है। तो मृदा की विभिन्न क्षरण शक्तियों से बहने और कटकर जो मृदा जाती है उसको बचाने के लिए जो क्रियाएं अपन करते हैं वो मृदा संरक्षण कहलाती है। यानी कि अपर्दन को रोकने के लिए जिन क्रियाओं को अपनाया जाता है वो मृदा संरक्षण कहलाती है। अब अपन बात करते हैं अगले बात में इसमें कि जो मृदा क्षरण है ये कितने प्रकार का हो सकता है। मृदा क्षरण के प्रकार देखिए आप, मृदा क्षरण के प्रकार, तो मृदा क्षरण दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है प्राकृतिक क्षरण या प्राकृतिक मृदा क्षरण, प्राकृतिक मृदा क्षरण, और एक होता है त्वरित मृदा क्षरण, त्वरित मृदा क्षरण। ये दो प्रकार में हमने बांट लिया है। ये जो प्राकृतिक मृदा क्षरण है बच्चों, ये कैसा होता है, धीमी गति से होता है, धीमी गति से, और ये क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। अच्छा, प्राकृतिक मृदा क्षरण जो होता है इसे किससे होगा, हवा से या जल से होगा। हवा या जल के द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि प्राकृतिक मृदा क्षरण में मृदा का निर्माण और मृदा का विनाश प्राकृतिक क्षरण में मृदा का निर्माण और विनाश लगभग बराबर जैसा होता है। यानी जितनी मृदा का कार्बनिक पदार्थों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से इनसे निर्माण होता है, लगभग उतनी ही मृदा का विनाश होता है। इस प्रकार से प्राकृतिक मृदा क्षरण से कोई विशिष्ट नुकसान नहीं होता है, ये लगभग संतुलित अवस्था में चलता रहता है। अच्छा, इसको मानव हस्तक्षेप द्वारा रोका भी नहीं जा सकता, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। किसमें, प्राकृतिक मृदा क्षरण में, क्योंकि धीमी गति से होता है, इसका कोई विशिष्ट प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जितनी मृदा का निर्माण होता है लगभग उतना अगर विनाश भी हो रहा है तो हमारी मृदा की जो संतुलित अवस्था है वो बनी रहती है। मृदा क्षरण जो है ये दो प्रकार का होता है। त्वरित मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है। त्वरित मृदा क्षरण किसे कहेंगे, पहले ये बताऊं मैं कि यदि मृदा वनस्पति विहीन हो, यानी इसके ऊपर वनस्पति का आच्छादन कम हो, शुष्क हो, बलुई हो, तो ऐसी मृदाओं में जब हवा या जल का प्रवाह होगा तो ये तेज गति से
वहां से अपना स्थान छोड़ करके बह जाएगी, और ऐसी स्थिति को बोलेंगे त्वरित मृदा क्षरण। तो त्वरित मृदा क्षरण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जल द्वारा, एक वायु द्वारा। त्वरित मृदा क्षरण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जल द्वारा हो सकता है, एक वायु द्वारा हो सकता है। तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से कब होगा? जब मृदा वनस्पति विहीन होगी, मृदा में वनस्पति नहीं है, कार्बनिक पदार्थों की कमी है, वो कमी होगी, उसमें आर्द्रता उसमें नहीं होगी, वनस्पति नहीं, तो पौधों की जड़ें जो होती है मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो ऐसी स्थिति भी वहाँ पर नहीं है। और बलुई मिट्टी है तो तेज हवा से या जल के बहाव के साथ वह उड़ के चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो होने वाला क्षरण होगा वो तीव्र मृदा क्षरण कहलाएगा। तीव्र मृदा क्षरण दो प्रकार से, जल द्वारा और वायु द्वारा, यानी वायु द्वारा। अब जल द्वारा कैसे कैसे होता है? देखो, बौछार, एक स्टेप दी इसकी बौछार द्वारा, यानी बौछार क्षरण। कैसा क्षरण? बौछार क्षरण। दूसरा हो जाएगा इसके साथ परत क्षरण, परत क्षरण। अभी अपन इसकी डेफिनेशन करेंगे। बौछार क्षरण हो गया, परत क्षरण हो गया। तीसरा हो जाएगा रील क्षरण, रील क्षरण। और चौथा हो सकता है अवनालिका, अवनालिका क्षरण। इस प्रकार से इस चार भागों में या जल द्वारा जो मृदा का क्षरण होता है, अपरदन होता है, वो चार प्रकार से हो सकता है। बौछार क्षरण हो सकता है, परत क्षरण हो सकता है, रील क्षरण हो सकता है, और अवनालिका क्षरण हो सकता है। अब देखो किस प्रकार से। बौछार का मतलब क्या होता है? ये मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था मानो कि जब जल की बूंदें गिरती है, जल की बूंदें जब गिरती है तो उनकी गहनता, उनकी आवृत्ति और उनकी अवधि, दोनों तीन जो चीजें, एक तो वर्षा की गहनता, वर्षा की अवधि और एक वर्षा की आवृत्ति, अगर ये तीनों ही चीजें ज्यादा है तो जल द्वारा मृदा का क्षरण भी ज्यादा होगा। ये 25 स्टेप है बौछार क्षरण। इसमें क्या होता है कि जब जल की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो किस पे गिरती है? मिट्टी पर। तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं इधर उधर, और वो छिटकने के कारण कुछ दूरी तक चले जाते हैं। तो ये जल द्वारा मृदा क्षरण की प्रथम अवस्था है, जिसमें कण कुछ दूरी तक छिटक जाते हैं, छितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। दूसरी है परत क्षरण। ये परत क्षरण दिखाई नहीं देता, वैसे समतल क्षेत्रों में होता है कि सेकंड स्टेप पे इसकी, जब बरसात होती है, पानी की बूंदें गिरती है, तो बौछार क्षरण में जो बूंदें इधर उधर बिखर जाती है, वो बूंदें एक परत के रूप में, समतल मैदान होता है, परत के रूप में बहने लगती है, और टॉप सोइल यानी ऊपर की परत बह करके जमीन से अपने खेत से, अपने क्षेत्र से बाहर चली जाती है। तो इससे उपजाऊपन यानी उर्वरता में बहुत अधिक कमी आती है। तो ये ज़्यादा हानिकारक है। तीसरा था रील क्षरण। आप जानते हैं ये थर्ड स्टेप है कि जब परत क्षरण होता है समतल भूमि में होता है। अब हम इस बात को जानते हैं कि पूरा खेत समतल तो होता नहीं है, कहीं न कहीं उस खेत में ढलान होता है। तो ढलान वाले इलाकों में, क्षेत्र में, ये जो पानी कुछ बह के जाता है उसके साथ में छोटे छोटे जो है नाली टाइप, छोटे छोटे रिंग्स बना लेता है, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। ये ऐसी नालियाँ होती हैं जो जुताई करते समय टूट जाती है, मिट जाती है, यानी कि बहुत गहरी नहीं होती। इसे बोलते हैं रील क्षरण। इस स्टेप पे ये इसकी रील क्षरण। और यदि जमीन में, हमारे खेत में जो समतल नहीं है, ढाल ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो रील क्षरण है ये अवनालिका क्षरण में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अवनालिका क्षरण में जो होता है नालियाँ गहरी हो जाती हैं, टॉप सोइल उर्वरता की ऊपरी सतह के बहने के साथ साथ नीचे की ठोस सतह भी बहने लग जाती है, उसका भी अपरदन यहाँ पर होने लग जाता है। तो सबसे अच्छा एक बात होती है, जब हम जुताई वगैरह करते हैं, कृषि क्रियाएं करते हैं, तो अवनालिका जो बन जाती है, उसमें बड़ी जो नालियाँ बन जाती है वो मिटती भी नहीं है और खेती करने के अयोग्य हो जाती है वो भूमि। इसके बाद करें वायु द्वारा। वायु द्वारा जो क्षरण होता है, वायु द्वारा जो क्षरण होता है उसके लिए पहली स्टेप है इसमें उच्छलन। वायु द्वारा भी मृदा का क्षरण होता है उच्छलन। उच्छलन का मतलब क्या हुआ? एक तो उच्छलन है इसका, दूसरा है इसका निलंबन, और तीसरा है इसका सतसर्पण। दूसरा निलंबन, निलंबन क्षरण, और तीसरा है सतसर्पण। ये तीन है इसमें।
अब इसको भी सीखते हैं अपन किस प्रकार से। देखो आप, वायु द्वारा भी मृदा का क्षरण होता है। कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ की मृदा शुष्क होगी, मृदा में आर्द्रता की कमी होगी। तो ऐसी मृदा जहाँ पर आर्द्रता में कमी होगी, उस मृदा के अंदर वायु जो क्षरण है, वायु का जो क्षरण, मृदा का जो क्षरण है वायु द्वारा, वो अधिक होगा। उसका कारण क्या है कि जब मृदा बलुई हो, मृदा में शुष्कता हो, तापमान ज़्यादा हो, तो इस स्थिति में मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कमी हो, तो मृदा इजीली वायु के साथ में, तेज वायु के साथ में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और यह है उसका वायु द्वारा मृदा का क्षरण कहलाएगा। इसके 3 प्रकार हो सकते हैं। उछलन, उछलन में क्या होता है कि 0.1 से लेकर 0.5 तक, ऐसा मानिए 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले कण, 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले कण हवा के साथ उछलन, यानी उछल उछल करके, कूद कूद करके थोड़ी थोड़ी दूरी तक पहुंच जाते हैं। एक साथ बह के नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा वेटेड है, इसलिए एक साथ नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी दूर पर उछल उछल के कह सकते हो आप, या उछल उछल करके जो है क्या करते हैं, वायु के साथ में बहने लगते हैं, सहित होने लगते हैं। तो ये उछलन वाला होता है, ये बहुत कम होता है। उसके बाद निलंबन, अगर मृदा के कणों का आकार 0.1 mm से कम हो, तो ऐसी स्थिति में जब तेज वायु चलेगी तो मृदा के कण उस वायु में निलंबित हो जाएंगे, उस वायु के साथ ही ऊपर उड़ जाएंगे और बहुत दूरी तक जाकर के फिर वो नीचे गिरेंगे। तो निलंबन की जो अवस्था होती है वो 0.1 mm से या mm और इससे कम व्यास वाले मृदा के कणों के साथ में निलंबन वाला वायु क्षरण होगा। और तीसरा था सतह सर्पण, अगर वायु के मृदा के जो कण हैं वो कितने हो, 0.5 mm हो या फिर इससे अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये होगा कि मृदा के कण वायु के साथ में उठ नहीं पाएंगे, भारी हैं, वजन ज्यादा है, इसलिए साथ में उठ नहीं पाएंगे। और जब ये साथ में नहीं उठ पाएंगे तो मृदा पर रेंगते हुए, मृदा की सतह पर रिगड़ खाते हुए बढ़ेंगे, और ऐसे को ऊपर बोलेंगे सतह समर्पण या सतह सर्पण, सतह के ऊपर रेंगते हुए आगे बढ़ना, सतह सर्पण। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि मृदाक्षरण के जो प्रकार थे वो प्राकृतिक 2 प्रकारों में बांटा अपने, प्राकृतिक मृदाक्षरण और त्वरित मृदाक्षरण। प्राकृतिक मृदाक्षरण धीमी गति से था, त्वरित मृदाक्षरण तीव्र गति से था। इसके बाद बात करिए, प्राकृतिक मृदाक्षरण में मृदा का निर्माण और उसका विनाश लगभग बराबर जैसा होता है, तो कोई विशेष क्षति नहीं होती है। और त्वरित मृदाक्षरण जो होता है वो फास्टली होता है, ऐसे स्थान होता है जहां पर मृदा वनस्पति विहीन है, बलुई है, तो तेजी से होगा ये, और ये भी जल द्वारा और वायु द्वारा होगा। जल द्वारा में बोछार जो कि प्रथम अवस्था है, चींटे उछलेंगे, परत परत की परत बह जाएगी, रिल धारियां और नालियां बनेगी छोटी छोटी, है ना, और अवनालिका बड़ी बड़ी नालियां बनेगी, और टॉप सोइल के साथ साथ उसकी जो ठोस नीचे की मृदा है, आधारी मृदा है, वो भी बहने लग जाएगी। वायु द्वारा में उछलन द्वारा, निलंबन और सतह सर्पण द्वारा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस जलीय क्षरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते होंगे। तो जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। जलीय क्षरण जो अपन ने बात किया जल द्वारा, तो जल द्वारा मृदा के क्षरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जलीय मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जलीय मृदाक्षरण को प्रभावित करते हैं। अभी अपन ने बात करी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु। जलवायु, अब जलवायु कैसे देखो कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, वर्षा की गहनता अधिक होती है, वर्षा की आवृत्ति अधिक होती है, वर्षा की अवधि अधिक होती है, तो ऐसे स्थानों पर, ऐसे क्षेत्रों में जो जलीय मृदाक्षरण होगा वो अधिक होगा। हाँ, अगर वर्षा कम होती है तो वहां पर ये कम होगा। इसके अलावा मृदा की भौतिक अवस्था कैसी है, अगर मृदा बलुई है, रेतीली है, तो ऐसी स्थिति में भी वो तुरंत प्रभाव से वहां से अपना स्थान छोड़ देगी, क्योंकि बलुई दोमट, दोमट जो मृदा होती है, मटियार जिसे बोलते हैं, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और वो एक दूसरे को कणों को जकड़ कर रखती है, तो उस मृदा का तो कम होगा। लेकिन यदि मृदा में आर्द्रता की कमी है, यानी शुष्कता अधिक है, मृदा रेतीली है, तो ऐसे स्थान पर जो है मृदा का
क्या मृदीय शरण या जलीय मृदा शरण अधिक होगा। जलवायु की बात दूसरी तो बात करते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति भी इसको प्रभावित करती है। कैसे करती है? अगर स्थलाकृति कैसी है? ढाल ज्यादा है, मृदा कैसी है? ढालू है। तो ढालू मृदा पर जल का जो प्रवाह होगा उसका वेग अधिक रहेगा और अधिक वेग होने के कारण मृदा का क्षरण भी अधिक होगा। तीसरी बात कर सकते हैं मृदा का गुण। मृदा किस प्रकार की है? मृदा गुण, अगर मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, मृदा के कण मोटे हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, ऐसी स्थिति में मृदा का कटाव कम होगा, उसका क्षरण कम होगा। और एक बात कर सकते हैं वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति अगर ज्यादा है, वनस्पति से आच्छादित है, वनस्पति से क्या हो? आच्छादित हो आपकी मृदा, तो उसका क्षरण कम होगा। जबकि वनस्पति विहीन पर जल द्वारा मृदा क्षरण ज्यादा होगा। तो मानवीय कारक है इसे। मानवीय कारक का मतलब होता है, एक कारक और है इसका पांचवा जो आप कह सकते हो मानवीय कारक। मानवीय कारक का मतलब होता है कि इंसान द्वारा जब कृषि की जाती है तो ढलान के लंबवत करना चाहिए। ढलान अगर ऐसे ढलान है तो ढलान के लंबवत कृषि करो। अगर ढलान के समांतर कृषि करोगे तो जलीय क्षरण ज्यादा होगा मृदा का। एक बात तो ये, एक नदी के किनारे तक कृषि ना करें। नदी के किनारे तो, क्योंकि नदी में जब पानी आएगा तो किनारे की मिट्टी भूरी रहेगी तो उसके साथ बह करके चली जाएगी। तो ढलान के समांतर कृषि न करके लंबवत करें, नदी के किनारे तक कृषि न करें। इसके अलावा निरंतर रूप से उसके अंदर उर्वरक वगैरह डालते रहे, कार्बनिक पदार्थ वगैरह डालते हैं जिससे कि मृदा के कण आपस में बंधे रहे। तो ये चार फैक्टर ऐसे हैं जो जलीय मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में अपन जान सकते हैं। जलवायु, स्थलाकृति, मृदा का गुण, वनस्पति और मानवीय कारक। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन बात करेंगे जल द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक की अपन ने बात की भी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके।